सभी लोग हेडिंग दे बुक में। सर एक मिनट है। इलेक्ट्रिक flux. Okay, now suppose I have a charge here. Okay, I have a positive charge, so this positive charge would be spreading its lines of forces in all possible direction like this. Okay, तो ये ऐसे हर possible direction में lines of forces जो है ऐसे बाहर जाता है, because that is the standard definition which how we have considered it कि the lines of forces originates at the positive, तो positive में originate होके बाहर की तरफ जा रहा है हर possible direction में. So these are lines of forces, these are not flux. Okay, so like if I keep a surface like this, अगर मैं इस तरीके से एक surface को रखा, so there would be lines of forces that would be like entering it. यहाँ पे ऐसे आएंगे, यहाँ पे ऐसे आएंगे, ठीक है, कुछ और ऐसे आएंगे, कुछ और ऐसे आएंगे, कुछ और ऐसे आएंगे, कुछ और ऐसे आएंगे, है कि नहीं, बहुत सारे देंगे. बट ऐसे आने के बाद क्या वो सब जब ऐसे बाहर निकलेंगे इधर से इस तरीके से, ठीक है, तो क्या वो फ्लक्स कहलाने वाले हैं? तो उसका जवाब है नहीं. करेंगे तो जब यहाँ से ऐसे बाहर निकलेंगे, 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 तो वो फ्लक्स कहलाएंगे, ऐसा कोई गारंटीड नहीं है. क्योंकि फ्लक्स कहलाने के लिए there is a standard condition which is supposed to be followed. Getting it? What is that standard condition? कि भाई साहब अगर एक लाइन ऑफ फोर्सेस, अगर एक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है बाहर ई की तरफ, इसका नाम ई बार है, ये लाइंस ऑफ फोर्स का, तो सभी प्रकार के लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम फ्लक्स नहीं बोलेंगे, हम उन्हीं को फ्लक्स बोलेंगे जो उनको नॉर्मली पास करेगा. गेटिंग इट? नॉर्मल मतलब क्या, ये ई बार है तो यहाँ पे वो कुछ इंक्लाइन में जा रहा है, तो उसको हम फ्लक्स नहीं बोल सकते, उसके लिए उसको अलोंग द नॉर्मल जो जाना पड़ेगा. तो ये ई बार, ये थीटा, तो ये बन जाएगा ई कॉस थीटा. तो ई कॉस थीटा इज समथिंग व्हिच वुड बी क्रिएटिंग फ्लक्स. क्या ई कॉस थीटा अकेला फ्लक्स बनेगा? नहीं, ई कॉस थीटा एक सिंगल लाइन ऑफ फोर्स है, तो ई कॉस थीटा के साथ में जितने भी ऐसे रहेंगे वो सब का मुझे एडिशन लेना पड़ेगा. प्लस ऑन द अदर हैंड ये एरिया है, ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल एरिया है तो उस रेक्टेंगुलर प्लेन को परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर रहेगा. गेटिंग इट? लाइक दिस वुड बी द एरिया वेक्टर. अभी एरिया हमने पूरा तो नहीं, छोटा सा एरिया लिया है, तो उसको हम ds बार भी बोल सकते हैं या a बार भी बोल सकते हैं. इट्स अप टू अस. ओके, ये हमारे ऊपर है. उसको हमको ds बार बोलना है तो बोलो, e बार बोल a बार बोलना है तो a बार बोलो. बट मैं छोटा सा एरिया ले तो मैंने ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जो ये d फाई मिला मुझे, d फाई, गेटिंग इट, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मुझे मिला, दैट d फाई इज नथिंग बट इट इज e cos theta dot ds. If I rearrange it, it would look like e ds cos theta, and if I integrate it, ठीक है, अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे, तो ये डी फाई बन जाएगा फाई, ई बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा a, और ये हो जाएगा cos थीटा. तो e a cos थीटा, ठीक है, a बार डॉट b बार can be written as ab cos theta. Therefore, AB cos theta can also be written as A bar dot B bar. So EA cos theta can be written as E bar dot A bar. So flux phi is nothing but equals to EA cos theta, that is E bar dot A bar. Now, the very first thing that comes in mind is why only normal? Because normal things can create maximum effect. So the lines of forces which are hitting a particular plane normally can create this effect known as flux effect. The same effect can be seen when you pressurize a water to flow from a pipe, and that pipe is hitting a particular plane. The maximum effect would be seen when it is perpendicular to the plane. Okay,
एंड ds बार कोई भी एरिया वेक्टर किसी भी एरिया को हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज नथिंग बट एज अ रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर फोर्स टू बोथ ऑफ देम, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो दूसरा बात ऐसा यूनिट क्या है इसका, तो भाई साहब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से तो कुछ आपको अलग ही नजर आएगा, गेटिंग इट, फ्लक्स फाई यहाँ से कुछ अलग ही नजर आएगा। यहाँ से क्या नजर आएगा, कोई देख सकता है यहाँ पे क्या दिख रहा है उसको, फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या नजर आ रहा है, कोई देख सकता है इधर पे? ई बार, ई का यूनिट क्या है? न्यूटन का मीटर। ई का यूनिट न्यूटन पर मीटर है। हाँ, ई का यूनिट न्यूटन पर कूलम, कूलम सर। हाँ, इट इज न्यूटन पर कूलम। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया, गेटिंग इट। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, तुम देखते हो काफी सारी जगह पे हम लोग जो है ये क्या बोलते हैं, बड़े बड़े यूनिट्स को एक एब्रीवेशन दे देते हैं, गेटिंग इट। जैसे कि आपने सुना रहेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन बोल देते हैं, सुना है कि नहीं सुना है ऐसे? सुना है भैया, भाई साहब सुना है क्या? ठीक है नहीं? तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या यूनिट दें, ऐसा हमने सोचा था। तो मैग्नेटिज्म में उसको हमने वेबर बोल दिया था, ठीक है, मैग्नेटिज्म में वी कॉल इट वेबर, बट यहाँ पे वी डोंट कॉल इट वेबर, यहाँ पे वी यूज वोल्ट मीटर, गेटिंग इट, वोल्ट मीटर as the standard unit to understand flux, electric flux, because electric का एक और यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर बिकम्स वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर में मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, याद रखिएगा हमेशा, गेटिंग इट, ये कभी भी आप भूले ना। अब ये जो भी चीज इधर पे हमने जमा किया ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो ये थीटा वाला पार्ट है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई बार एंड ए बार, ठीक है, थीटा दो वेक्टर के बीच में का एंगल है, कौन से दो वेक्टर, ई बार और ए बार। तो इतनी सब बात अगर तुमको याद रहता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो भी जानना है वो तुमको बाय हार्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो गॉस थ्योरम है, ठीक है, गॉस थ्योरम क्या है रे इधर पे, काफी काफी लोग बोलते हैं रे गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, ठीक है, गॉस थ्योरम आया तो सब आता है तुम लोग को, गॉस थ्योरम समझ लिया तो लाइफ सेट है, गॉस थ्योरम के सम्स आ गए मतलब सब डेरिवेशंस आ जाएंगे, सब बराबर है, ठीक है, सब बराबर है। बट ये गॉस थ्योरम है क्या चीज, ये भी तो पता होना चाहिए अपने को। ओके, सो बेसिकली गॉस थ्योरम is a theorem which is used to apply electrostatics to geometrical objects and to study their electric intensity के effects, ठीक है, ये जनरली गॉस थ्योरम मतलब यही होता है। एंड गॉस थ्योरम टेक्स केयर ऑफ द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द लाइंस ऑफ फोर्सेस अराउंड, and the lines of forces are always interacting with the medium। तो ये जो interaction with the medium है, ठीक है, ये totally जब छोटे पार्ट में तुम देखते हो तो it is like normal electric inductions, induction मतलब lines of forces का interaction with the medium, so this is NEI, normal electric induction, but when you consider the whole surface it becomes TNEI। so according to Gauss theorem, TNEI, total normal electric induction over a closed surface is equal to algebraic summation of charges enclosed by the surface। स्टेटमेंट है भाई साहब, ये इट स्टेटमेंट, एक मार्क मिलता ये लिखने से, गेटिंग इट। एंड इसको अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं तो TNEI is nothing but equals to summation of charges enclosed in the surface, that is I can start from 1, it can go till n, ठीक है, तो TNEI is equals to summation of Q,
ये तुम्हारा गॉस थ्योरम है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे गॉस थ्योरम के अलग अलग वर्जन देखे जाते हैं, बहुत सारी जगह पे, गेटिंग इट। तो उसमें से एक और वर्जन है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म्स में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म्स में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड intensity over a closed over an enclosed surface is equal to the summation of charges inside the surface divided by permittivity of medium, जो भी मीडियम का हुआ है। तो इसके हिसाब से क्या फॉर्मूला निकल के आता है मैथमेटिकली, अगर मैं स्क्रिप्ट करने जाऊँ तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो मैथमेटिकली देखें तो ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E, तो E यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, इट वुड बी Q अपॉन एप्सिलॉन, गेटिंग इट, ऐसे निकल के आएगा ये, गेटिंग इट। दिस इज व्हाट वी गोइंग टू गेट पर्टिकुलरली, समझे, समझे। ई नहीं रे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, माय मिस्टेक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एनक्लोज्ड, ठीक है। तो ये इधर से फाई का फॉर्मूला मिलता है, फाई, ठीक है। डायमेंशनली E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन, इज अलग गलत, ये फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन होता है, एंड वी आल्सो नो दैट फाई इज नथिंग बट E डॉट A cos थीटा, वो थीटा को मैं जीरो लेके यहाँ पे EA करके करता हूँ, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन हो जाता है, and the same thing can be seen as like flux phi is equals to epsilon EA, वो भी निकलता है, and Q can be also written as epsilon EA। तो ऐसे एक अच्छा खासा मजबूत स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है यहाँ पे गॉस थ्योरम के नाम पे, जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके ऊपर MCQs बनते ही बनते हैं, ठीक है। ये आप लिखना चालू करो, मैं उधर उसका फुल फॉर्म हाईलाइट कर देता हूँ। TNEI is total normal electric induction, getting it, मतलब यहाँ पे अगर इधर एक चार्ज है, 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 बट हमारा सरफेस, गॉसियन सरफेस जो हमने ड्रॉ किया वो कुछ ऐसा है, गेटिंग इट, दिस इज हमारा गॉसियन सरफेस, ओके। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्जेस हैं, समेशन के अंदर सिर्फ उन्हीं को लिया जाएगा। ये बाहर जो दिख रहा है ना आपको बाहर, ठीक है, जो तो बाहर रहेगा ना, भले कितने भी अच्छे हो, कितने भी पावरफुल हो, नहीं लेने का इनको, क्यों, इट इज ओवर एन एनक्लोज्ड सरफेस, हाँ, एनक्लोज्ड सरफेस, तो सरफेस के अंदर की चीजों की ही बातें होगी, बाकी सबकी बातें नहीं होगी, क्लियर, नोट इट डाउन। अभी मैं तुमको एक ऐसा खतरनाक ट्रिक देने वाला हूं जिसकी वजह से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम थोड़ा सा बैलेंस हो जाने वाला है और तुम्हारे डेरिवेशन के टेक्निक्स काफी स्ट्रांग होने वाले हैं। इफ यू वांट टू डू एप्लीकेशन, okay, if you really seriously want to do application of Gauss theorem, okay, so application of Gauss theorem can be done by using simple two steps. Step number 1, use formula, use definition of TNEI, getting it, use definition of TNEI. What is the definition of TNEI? That is the formula itself, that TNEI, total normal electric induction, is nothing but line integral of epsilon E cos theta ds. That is simply वही जो गॉस थ्योरम का शुरुआत था वही है ये, इट इज एप्सिलॉन ई cos थीटा ds, ये आपको यूज करना है, ठीक है। सेकेंडली आपको गॉस थ्योरम यूज करना है, दैट इज TNEI
इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू और सिंपली द टोटल चार्ज। ओके, ये सिर्फ 2 स्टेप यूज करना है भाई साहब, ये 2 स्टेप यूज करोगे ना, 2 स्टेप, तुम्हारे हाथ में सब डेरिवेशंस रहेंगे, गेटिंग इट, हर एक डेरिवेशन। बट व्हाट इफ अगर एग्जाम में बोला कि प्रूव गॉस थ्योरम इटसेल्फ, तब क्या करोगे भाई साहब? समझ रहे हो कहानी में ट्विस्ट? इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू पीपल डिराइव व्हाट आर द एप्लीकेशन, डिराइव द फॉर्मूलाज, अगर उन्होंने बोल दिया डिराइव गॉस थ्योरम, फिर तो मजे ही आ जाएंगे ना भाई लाइफ में, गेटिंग इट, कहानी में सीधा बदलाव ही आ जाएगा। तो इस बदलाव के साथ कैसे डील करने का, हाउ टू डील विद दिस बदलाव, लेट्स हैव अ लुक। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये लिखा है सबने। नाउ लेट मी प्रूव गॉस थ्योरम फर्स्ट, ठीक है, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का प्रूफ कैसे कर रहे हैं हम लोग, तो देखो भाई साहब, यहाँ पे ध्यान से देखो जरा। गॉस थ्योरम में हमने ऐसे एक चार्ज लिया, पहले सबसे पहले तो डायग्राम प्रूफ, एनसीईआरटी में डायग्राम बनाना पड़ता है भैया पहले, ठीक है, एनसीईआरटी सीबीएसई हो आईसीएसई हो, डायग्राम पहले बनाना पड़ता है, ठीक है, स्टेट बोर्ड में वो कंसिडर पहले लिखना पड़ता है, फिर डायग्राम बनाना पड़ता है, तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ज लिया, सिंपल प्लस चार्ज लिया, ठीक है, एंड वो चार्ज को ऐसे एनक्लोज किया एक सरफेस के साथ में इस तरीके से। ओके, थोड़ा बहुत 11 का जानकारी भी लगेगा यहाँ पे, तो जरा साथ देना, ठीक है। अभी इधर पे मैंने एक छोटू सा एरिया लिया, छोटू सा एरिया का नाम है डीएस। तो ये छोटू सा एरिया डीएस है, तो उसको परपेंडिकुलर कौन रहेगा, उसको परपेंडिकुलर रहेगा डीएस बार। ओके, तो ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगे, बहुत सारे भरपूर निकलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। प्लस है तो ये यहाँ से निकलेगा, 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 यानी हर जगह से निकलेगा, रे हर जगह से निकलेगा। बट मेरा कंसर्न है कि इसमें से जो निकला ई बार, वो भाई साहब कुछ एंगल बना रहे हैं यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो एनी आई जो है नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इट वुड बी एप्सिलॉन ई कॉस थीटा ds, ठीक है, इट वुड बी नथिंग बट एप्सिलॉन ई कॉस थीटा ds। अब if any I is epsilon e cos theta ds, then let me tell you one simple formula over here, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। E जो है भाई साहब, E गाइस, E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या सीखा था हमने E का फॉर्मूला, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो चार्ज का जो डिस्टेंस है वो कुछ r है, तो भाई ये r डिस्टेंस पे ये E का फॉर्मूला ये बन जाता है, और इसको अगर मैंने उठा के किया सब्स्टिट्यूट इधर पे, तो दुनिया हो जाएगी थोड़ी सी अलग। ये हो जाएगा एप्सिलॉन E की जगह पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू ds। जीवन में से कुछ कट होने वाला रहेगा तो काट दो, जैसे कि एप्सिलॉन एप्सिलॉन कट हो रहा है तो काट दिया। फिर उसके बाद जो बच गया उसको रीअरेंज करके लिखेंगे एनी आई इज इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू, मुझे नजर आ रहा है कुछ ऐसे Q अपॉन 4 पाई और ये ds कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर करके नजर आ रहा है। 11th स्टैंडर्ड बेसिक मैथमेटिक्स में जो हम सीखते हैं, टेक्स्ट बुक में भी जो हम सीखते हैं, दिस ds cos थीटा इज नथिंग बट सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, ठीक है, जिसको हम d ओमेगा करके कहते हैं, सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल कैसा बन रहा है, तो ऑब्वियसली तुमको पता है सॉलिड एंगल इज द एंगल बिटवीन अ पर्टिकुलर सरफेस एंड अ पॉइंट। जो यहाँ पे बन रहा है सरफेस एंड अ पॉइंट के बीच में जो ये एंगल बना यहाँ पे, दिस एंगल इज बेसिकली d ओमेगा, दैट इज सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूशन में एनी आई इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई इंटू डी ओमेगा बनेगा, ठीक है। तो ये मुझे एनी आई करके मिल गया यहाँ पे। अब अगला स्टेप, अगला स्टेप रहेगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ सॉलिड एंगल, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज
हाउ मच, इट इज 4 पाई। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, इधर पे इंटीग्रेशन ऑफ एन ई आई, और यहाँ पे आएगा q अपॉन 4 पाई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एन ई आई वुड बिकम टी एन ई आई, और यहाँ पे ये होएगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन दैट इज 4 पाई कट, hence cos theorem is proved, TNEI is equals to Q। सिंगल चार्ज था इसलिए Q, मल्टीपल रहता तो जितना रहते उतने आते थे, समझे। तो ये कुछ तरीका है जिससे तुम गॉस थ्योरम डिराइव कर सकते हो। एप्लीकेशन नंबर 1, application number 1 is finding out electric intensity at a point due to a charge sphere। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग ने ये इधर पे लिया, एक ऐसे स्पीयर ले लिया रे, ठीक है, ऐसे स्पीयर लिया। स्पीयर लेने के बाद ये स्पीयर का सेंटर है, ओके, एंड चार्ज स्पीयर है ना भैया, चार्ज स्पीयर मतलब ऐसे पूरे स्पीयर पे चार्ज है, ऐसे समझ रहे हो, प्लस 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 प्लस। स्पीयर का असली रेडियस, ओरिजिनल रेडियस ऑफ स्पीयर इज कैपिटल आर, और मुझे निकालना है ऐसे एक पॉइंट पे जो कि ऐसे स्मॉल आर के डिस्टेंस पे है, गेटिंग इट, स्मॉल आर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सो कॉल्ड स्पीयर। ये देखो इधर, ये ऐसे स्मॉल आर के डिस्टेंस पे है। तो ये मैंने बना दिया स्मॉल आर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट, और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। तो हम गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम के अनुसार सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। जिधर तुमको गॉस थ्योरम लगाना है उस रीजन को तुमको एनक्लोज करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने रीजन को एनक्लोज किया ऐसे, ठीक है, एक सेकेंड जरा देखने दो, मस्त, ये हमारा एनक्लोज हो गया भाई रीजन। तो ये जो रीजन हमने एनक्लोज किया, ठीक है, अभी दिस इज लुकिंग लाइक अ, नाउ दिस इज लुकिंग लाइक अ स्फीयर ओनली ना। तो गॉसियन सरफेसेस आर ऑल, अरे रे 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 रे, एक सेकेंड, गॉसियन सरफेसेस आर ऑलवेज आइडेंटिकल, getting it, Gaussian surfaces are always identical to the geometry which you are enclosing it। तो जैसे कि तुमने स्पीयर को एनक्लोज किया तो ये जो बन गया यहाँ पे, ये गॉसियन सरफेस भी स्पेरिकली बनेगा, जिसका रेडियस को हमने क्या लिया, स्मॉल आर, जो पॉइंट पे हमको निकालना था, ठीक है। अब अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं, डेरिवेशन का वही तरीका, हम लोग बोलेंगे कंसिडर, लेट अस कंसिडर अ स्मॉल सरफेस ऑन दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये जो यहाँ पे हमारा गॉसियन सरफेस है, गेटिंग इट, ये गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया। तो व्हाट यू कैन सी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर जा रहे हैं, ठीक है, डीएस भी यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो थीटा क्या है, 0 है, ओके। अब तुमको मैंने लिखा के दिया डेरिवेशन करने का स्टाइल, क्या स्टाइल है डेरिवेशन का। स्टेप 1 क्या है, व्हाट इज द स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है, व्हाट इज स्टेप 1, लिखा के दिया था ना तुमको प्रूव करने का। इसमें स्टेप 1 क्या है, is equals to integration of यस, epsilon पहला बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन TNEI is equals to epsilon E cos theta integration of ds, ओके। अब थीटा तो तुमको दिख ही रहा है डायग्राम में, 0 है, एंड cos 0 क्या होता है, cos 0 कितना होता है भैया, 1 होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये मुझे बताओ, ये छोटे से टुकड़े को अगर मैं ऐसे इंटीग्रेट करते गया, ठीक है, इसको ऐसे मैं इंटीग्रेट 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 करेगा तो ये क्या कवर करेगा, छोटा सा रीजन क्या कवर करेगा, पूरा पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया कंसीडर करेगा ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब सरफेस एरिया ऑफ द होल ज्योमेट्री, तो वो पूरे ज्योमेट्री का सरफेस एरिया
क्या रहेगा, स्पीयर का सरफेस एरिया क्या रहता है, 4πr², ठीक है। 10वीं पास है ना रे तुम लोग, पक्का ना, ठीक है। ये अभी के जनरेशन के जैसा नहीं ना, पास कर दिए गए, मेहनत करके पास हो गया है ना, तो उम्मीद कर सकता हूँ ना तुमसे मैं कि तुम बताओगे, तो जरा बताओ भाई, शांत हो गए जीवन में एकदम ऐसे, हाँ ऐसे सब मत करना, जरा बताते रहना बीच बीच में। तो यहाँ पे तुम देखोगे देयरफॉर TNEI, हाँ, TNEI इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन E into 4πr², दिस इज माई इक्वेशन 1, ठीक है। फिर दूसरा, बाय गॉस थ्योरम, TNEI इज इक्वल्स टू Q, दिस इज मेरा इक्वेशन 2। अब जब दोनों तरफ TNEI है तो इंतजार किस बात का, लिख दो वो जादुई डायलॉग, इक्वेटिंग 1 and 2। Now when you equate 1 and 2, epsilon E 4πr² would be equals to Q, therefore E would be looking as, क्या नजर आएगा रे E? E would be looking as 1 upon 4 pi epsilon Q upon r², और ये हुआ स्मॉल r पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में कुछ हम लोग पर्टिकुलरली स्पेशल केसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एक टर्म्स में लिखा, एक और टर्म में क्या लिख सकता हूं मैं, कि हम बोलेंगे कि सिंस सिंस ऐसा नहीं होता, सिंस उल्टा होता है, सिंस सिग्मा इज नथिंग बट Q अपॉन A, ठीक है। सिग्मा जो होता है वो बेसिकली Q अपॉन A होता है, देयरफॉर Q क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A हो जाएगा, ठीक है। अब सिग्मा तो चलो ठीक है, हमको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। एरिया, ओरिजिनल एरिया ऑफ स्फीयर क्या रहेगा, व्हाट वुड बी ओरिजिनल एरिया ऑफ स्फीयर, इट वुड बी 6 into 4 pi कैपिटल R², ठीक है। तो Q का एक मेजर सब्स्टिट्यूशन जो तुमको नजर आने वाला है यहाँ पे, इट इज सिग्मा 4 pi R²। इसको हम अगर सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे तो कुछ अलग ही लेवल का चीज तुमको नजर आएगा, ठीक है। E would be looking like 1 upon 4 pi epsilon, instead of Q I would be writing sigma 4 pi R² upon R², ठीक है। दिख रहा है कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है, 4 pi would get cancelled and therefore E would be sigma R² upon epsilon R². This is electric intensity at some point which is at some distance small r due to a charge conducting sphere of radius capital R. This is the main derivation. इसके स्पेशल केसेस भी हैं, बट पहले इतना नोट कर लो। चलो, तो लेट्स मूव अहेड टू द स्पेशल केस, एंड स्पेशल केस में फॉर्मूला E is equals to sigma R² upon epsilon R², okay। स्पेशल केस नंबर 1, केस 1, ठीक है, कि what if the point is on the surface of sphere, means what if ये समझा क्या, ये जो पॉइंट P है ये इंस्टेड ऑफ समवेयर आउटसाइड इट इज ऑन द स्फीयर, मतलब छोटा r वुड बिकम इक्वल्स टू कैपिटल R, तो छोटा r वुड बिकम इक्वल्स टू कैपिटल R। और ये कौन सा फॉर्मूला है, ये तब का फॉर्मूला है इफ r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मींस आउटसाइड द स्फीयर वाला, ये ऑन द स्फीयर होएगा, और ऑब्वियसली इसके बाद वाला केस इनसाइड द स्फीयर होएगा। इफ छोटा r इज इक्वल्स टू r, देयरफॉर क्या मिलेगा इधर, E इज इक्वल्स टू सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन, छोटा r की जगह पे R² कट, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, या फिर एप्सिलॉन को ही हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट K, तो ये तुम्हारा E का फॉर्मूला बन जाएगा रे, ठीक है। दिस इज केस 1। केस 2, इफ छोटा r इज लेस देन r, ठीक है, वेरी वेरी लेस देन भी नहीं, ठीक है,
if it's less than r, then what would happen? The point would go inside the sphere. Getting it? And inside the sphere there is no electric lines of forces, therefore E would be 0 directly. Getting it? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव स्फीयर है तो उसके बाहर मिलेगा ना रे लाइंस ऑफ फोर्स, अंदर थोड़ी मिलेगा, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स तो बाहर के तरफ आते हैं, अंदर के तरफ थोड़ी आते हैं. दैट्स हाउ इट इज. तो E इनसाइड इज 0. तो ये फर्स्ट केस, केस 1, ये केस 2. इधर दूसरा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 2. ओके, एप्लीकेशन नंबर 2 का नाम देते हैं कुछ, ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको? सिलेंडर. सिलेंडर करते हैं. पहले अपन ने स्फीयर किया, अब सिलेंडर करेंगे. इन्फिनिटली लॉन्ग, इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर. तो इन्फिनिटली लॉन्ग ऐसे सब बनाने को तो आता नहीं अपने को, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे अपन. सपोज, एक मिनट रुक रे, ये अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज द डायग्राम. सपोज ये अपना इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर है इसे, ठीक है, साइड से दिखा रहा हूं तुमको. तुम बोलो सर ये ऐसे क्या दिख रहा है? ऐसे दिखता है. कोई भी बॉटल सिलिंड्रिकल शेप का बॉटल को ऐसा पकड़ेगा तो ऐसे दिखता है. उसका वो साइड क्रॉस सेक्शन गोल है, बट ये फ्रंट व्यू उसका ऐसे दिखता है भाई साहब, ठीक है. तो ऐसे ये तुम्हारा सिलेंडर है, फुल ऐसे चार्ज सिलेंडर है, चार्ज, ठीक है. तो इसके ऊपर ऐसे प्लस 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 प्लस, बहुत बनाना पड़ रहा है, बड़ा हो गया, ठीक है. तो ये ऐसे प्लस 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 प्लस, बस ऐसे बना है. तो ये इन्फिनाइट है भैया, इन्फिनाइट, इन्फिनाइटली लॉन्ग, समझ रहे हो? तो इधर आगे बढ़ते रहेगा, इधर पीछे भी ऐसे बढ़ते रहेगा. तो ये इन्फिनाइटली लॉन्ग का ऐसे एक छोटा सा क्षेत्र, ऐसे एक छोटा सा L लेंथ मैंने कंसिडर किया, और मुझे ऐसे एक पॉइंट पे, इधर सो कॉल्ड ये पॉइंट पे, सपोज मेरे को इच्छा हो गया मुझे ये पॉइंट पे पता लगाना है कि कितना फील्ड है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा. गॉसियन सरफेस भी ऑब्वियसली तुमको तो पता ही है, हमको गॉसियन सरफेस सेम शेप का बनाना पड़ता है. तो यहाँ पे भी मैं क्या करेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप, इन्फिनिटली लॉन्ग है ना, तो इन्फिनिटली लॉन्ग में ऐसे L लेंथ का मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया, जिसमें से ये पॉइंट P गुजर रहा है. फिर हर एक डेरिवेशन सेम टाइप, हर एक डेरिवेशन का सेम स्ट्रक्चर. छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे, बोलेंगे इसमें से ds जाएगा ऐसे नीचे, ठीक है. ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसका E जाएगा ऐसे, ठीक है. हर स्टैंडर्ड ज्योमेट्री में थीटा का वैल्यू जो है 0 ही हो जाता है. ओके, ऐसा सब हमने एक्टिंग की. फिर उसके बाद में बोलेंगे बाई, क्या वो डायलॉग था, बाई डेफिनेशन TNEI is nothing but equals to epsilon E cos theta integration of ds. थीटा तो भाई साहब 0 ही है, cos 0 1 है. व्हाट, अभी 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 तुम तो पास है, पैसा देके तो पास नहीं हुए तुम ना, कोरोना में पास हुए, तुमको तो मालूम होना चाहिए. बताओ, व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इंटीग्रेशन ऑफ ds? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है? 2 pi RL. एक ही बच्चा पढ़ा लिखा है, एक ही बच्चा पढ़ा लिखा है, बाकी सब सोच रहे हैं सिलेंडर, अरे बेनी मैं स्पीयर का याद था, मेरे को सिलेंडर याद नहीं आ रहे. नहीं चलेगा ऐसा, ऐसा नहीं चलेगा, जीवन में धोखा होएगा भैया, याद रखो जरा. तो ये हो जाएगा 2 pi RL, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, देखो अभी जरा इधर ध्यान से देखो. इसको नाम दिया हमने A, एंड बाय दूसरा इट इज TNEI इज इक्वल्स टू Q, इसको नाम दिया हमने B. Okay, so when we have A and B, what do? We equate them. So equate A and B. When we do that, it's gonna look like epsilon E into 2 pi RL is equals to Q. Okay, therefore हम ढूंढने को आए हैं E, क्योंकि हर एक का E तो ढूंढ रहे हैं हम लोग. तो E is equals to क्या नजर आएगा? तो E equals to नजर आएगा Q upon 2 pi epsilon RL. ये नजर आएगा. ओके, अभी तुम बोलोगे कि सर ये जो तुमको नजर आ रहे, इसमें हमको कुछ और नजर आ रहे, इसको हमको Q अपॉन L नजर आ रहे, और Q अपॉन L अगर कोई बताएगा तो वो शाबाशी के लायक होएगा. कौन होता है Q अपॉन L? Lambda. Yeah, it is linear charge density
Therefore, this can also be written as lambda upon 2 pi epsilon r. समझे? Getting it? कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, पटेली करते हैं ना, उनको मालूम है कि 1/4 pi epsilon का वैल्यू 9 × 10⁹ है, इधर 1/2 pi epsilon है, तो जानबूझ के क्या करते हैं, इसको ये लोग ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करके, गेटिंग इट, इस तरीके से सब बनाते हैं। तुम्हारी मर्जी है, तुमको करना है करो, नहीं करना है मत करो। तीनों से आंसर आता है। तो ये ई का फॉर्मूला डिराइव हो गया। इसके भी स्पेशल केसेस कर सकते हैं भाई हम लोग। क्या अभी ये कौन सा केस हो गया, ये केस है इफ छोटा r इज ग्रेटर देन ओरिजिनल सरफेस, देन केस 1 इट इज ऑन द सरफेस, दैट इज इफ r इज इक्वल्स टू r, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, तब फॉर्मूला बनेगा e इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r। ओके, तब ये फॉर्मूला बनेगा। एंड उसके बाद केस 2, इफ small r is less than r, then e would be शून्य। ठीक है, और हमारा तीसरा हेडिंग, एप्लीकेशन नंबर तीसरा, कोई भी शेप, any shape. So when I say any shape, the diagram looks like anything. Okay, this is any shape, but this is a charged any shape. This is having charges everywhere. Okay, positive, 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 positive. ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आजकल ये पॉजिटिव बोलने को डर लगता है बाबा, गेटिंग इट, पॉजिटिव पॉजिटिव बनाते हो, ठीक है, नहीं बहुत टेंशन होता है बाबा। चलो अभी ये बना तो दिया इधर, अभी बनाने के बाद क्या, फिर वही घिसा पीटा डायलॉग ना अपना, ये छोटा सा एरिया ds, ओके, फिर अभी ये ds लिया, रैंडमली इसको ds लिया हमने, ठीक है, अभी एरिया तो मालूम नहीं इसका हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, TNEI में क्या लिखेंगे, TNEI इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई, ये थीटा तो वापस से हम बोलेंगे 1 ही होने वाला है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अभी ds अपने को मालूम नहीं ना कौन है, तो ds कैन बी एनी एरिया, एनी सरफेस एरिया, तो उसको a लिख दिया, 1 बोल दिया। देन TNEI इज इक्वल्स टू q, गॉस थ्योरम, 2 बोल दिया, इक्वेटिंग 1 and 2, 1 को 2 के साथ में इक्वेट कर दिया, तो एप्सिलॉन ई ए इज इक्वल्स टू q, देयरफॉर e इज इक्वल्स टू q अपॉन a एप्सिलॉन। ठीक है, थोड़ा सा भी तुमको अगर रिटेंशन पावर है, q अपॉन a क्या होता है बता दोगे तुम मुझे? सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, देयरफॉर e इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट k। ये तुम्हारा मेन स्ट्रीम फॉर्मूला है एनी शेप का, गेटिंग इट। इससे तुम किसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, जैसे कि अभी a का वैल्यू तुमने 4 पाई r स्क्वायर डाल दिया, स्फीयर, तो स्फीयर का फॉर्मूला बन जाएगा, सिलेंडर का डाल दिया सिलेंडर का बन जाएगा, रेक्टेंगल का डालेगा रेक्टेंगल का बन जाएगा, स्क्वायर का डालेगा स्क्वायर का बन जाएगा, क्यूब का डालेगा क्यूब का बन जाएगा। जिसका भी फॉर्मूला डालोगे उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, समझे? तो ये एनी शेप का फॉर्मूला का ताकत है। तो उसमें सबसे दिखा सकते तुम ऐसे ई बार, ठीक है, ds बार, हर बार थीटा 0, ये दोनों पैरेलल है, ऐसे सब बोल सकते हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं आखिरी एप्लीकेशन की तरफ, दैट इज एप्लीकेशन क्रमांक 4, पैरेलल प्लेट्स। ओके, इन्फिनाइटली लॉन्ग, लार्ज, थिन पैरेलल प्लेट। साधारण प्लेट नहीं, एकदम बड़ा प्रॉपर्टी बताया उसको मैंने ऐसा, इन्फिनाइटली लॉन्ग, थिन, लार्ज पैरेलल प्लेट which is charged। तो ऐसे इधर पे मैंने एक लिया, फिर ऐसे इधर पे मैंने एक लिया, ऐसे बनाया, ठीक है, फिर एक ऐसे बनाया, 3D में बनाया ना फुल, ऐसे एकदम 3D वीडियो बना रहे भाई साहब, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे बनाया, ठीक है। तो दिख रहा है 3D में दिख रहा है ऐसे, हाँ हाँ बोलने का उसको चुपचाप, ठीक है, उल्टा सुल्टा कुछ भी नहीं बोलने का, हाँ बोलने का। तो ये 3D में हमने बनाया प्लेट, और चार्ज है, ये चार्ज मतलब ऐसे पूरा ऐसे प्लस 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 है, इस पे ऐसे चार्ज प्लेट बना दिया हमने सब जगह पे ऐसे,
ये प्लस प्लस है, इसे प्लस 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 प्लस, चार्ज प्लेट बनाया रे। अब ये चार्ज प्लेट में क्या कर रहे हैं हम लोग, फुल मजे चल रहे हैं हमारे लाइफ में, ठीक है। तो चार्ज प्लेट में ऐसे कौन सा भी रैंडमली इसमें एरिया लिया, इधर पे मैंने से एरिया लिया, पॉजिटिव है ना ये, ठीक है। तो एरिया लिया, अभी अभी क्या होएगा, एरिया लिया मतलब क्या, दिस एरिया वुड बी लुकिंग लाइक सिलेंडर, ठीक है। अब तुम बोलोगे हाँ सिलेंडर, ऐसे कैसे सिलेंडर, तो सिलेंडर ही दिखता है वो, ठीक है। तुम्हारा इमेजिनेशन कमजोर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर इमेजिनेशन इज वीक, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इफ यू होल्ड योर बुक, ओके, अभी किधर है बुक, किधर है, मेरे पास भी था, ठीक है, अभी ये अपना बुक है, ठीक है। ये बुक को अगर हमने ऐसे एक पेज पकड़ के पकड़ा, ठीक है, फट मत फट मत फट मत, ठीक है, तो ऐसे मैंने पकड़ा, ठीक है। अब ये पेज तुम देखोगे एकदम ऐसा थिन है ना, पेज थिन, ओके, दिस पेज इज थिन। अब इसमें अगर मैंने एक एरिया कंसिडर किया, गेटिंग इट, इसमें मैंने थिन सा एरिया कट किया, सपोज वो जो अपन दिवाली में करंजी काटने के लिए वापरते हैं ना, वैसा, गेटिंग इट, ऐसा मैंने उसमें कट किया, ठीक है, ऐसा गोल ऐसा कट किया। वो कट करने के बाद जो टुकड़ा बाहर आएगा पेपर, इट वुड बी लुकिंग लाइक कॉइन, कॉइन के जैसा नजर आएगा, इंडियन कॉइन के जैसा, ठीक है। व्हाट इज इंडियन कॉइन का शेप, इट इज सिलेंडर विथ अ वेरी शॉर्ट लेंथ, विथ अ वेरी शॉर्ट हाइट। नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं जम रहा ना, अभी भी नहीं जम रहे, इंग्लिश में बोल दिया मैंने, हिंदी में बात करना पड़ेगा। समझा क्या भाई, सब समझा क्या? हम्म? बच्चे, दो तीन बच्चे तो मुंह छुपा के बैठ गए, कहाँ गए भैया, कहाँ गए भैया, चेहरा दिखाओ, मुख दर्शन करो, मुख दर्शन करो। कहाँ गए पारस बेटा, हो ना तुम? हाँ सर, सुन रहे हैं। हाँ हाँ, रेडियो रेडियो नहीं बेटा ना, ऑल इंडिया रेडियो नहीं चलो ना, आकाशवाणी नहीं चलो है, ऑन करो बेटा, कैमरा ऑन करो, वेरी गुड। तो इधर जो हम बोल रहे हैं, यहाँ पे जो बात चल रही है हमारी, ठीक है, पेपर वाली बात, कॉइन वाली बात, कॉइन सिलेंडर है बेटा, ठीक है। कॉइन जो है, कॉइन मस्त वाला सिलेंडर है। कैसे मालूम पड़ा सिलेंडर है कॉइन, क्योंकि उसका लेंथ छोटा है, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, लेंथ उसका छोटा है। तो इधर पे ये जो पर्टिकुलरली मुझे मिला है ना भाई साहब, ठीक है, ये बेसिकली एक सिलेंडर को डिपिक्ट कर रहा है। और सिलेंडर के कितने साइड होते हैं, दो साइड होते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे मैं कट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का असर यहाँ पे इस साइड पे तो नजर आएगा ही आएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पीछे बाजू भी नजर आएगा रे, पीछे बाजू भी इसका फील्ड का असर रहने वाला है, गेटिंग इट। बैक साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है, क्योंकि कट के तो दोनों तरफ कट होएगा ना, ऐसे कैसे एक जगह पे कट होएगा, दोनों तरफ कट होएगा। तो यहाँ पे टीएनईआई का जो लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला, ठीक है, बाय डेफिनेशन वो तो यही आने वाला है, टीएनईआई इज इक्वल्स टू, अभी क्या ऑब्वियसली डीएस वीएस भी क्या रहने वाला है, इसको पैरेलली रहने वाले हैं, ठीक है, बोथ द साइड्स। तो थीटा वुड बी जीरो ओनली। तो टीएनईआई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एप्सिलॉन ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, थीटा जीरो, ओके। तो ये बन जाएगा, वही आएगा ना अल्टीमेटली, टीएनईआई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एप्सिलॉन ई इनटू, अब डीएस, ये भाई साहब डीएस इधर एक जगह पे नहीं है, दो दो जगह पे है, पीछे बाजू में भी है डीएस, आगे भी है पीछे भी है। तो इधर पे इट वुड बिकम 2a, twice of the area of the conducting sphere, or what, twice of the area of that particular parallel plate or whatever that is. So it become 2 क्यों, क्योंकि आगे पीछे दोनों आया, इसलिए 2 आया वो। Therefore TNEI is nothing but equals to 2 epsilon EA, इक्वेशन ए। इक्वेशन 2 तो तुमको मालूम ही है, फिक्स ही चल रहा है कब से, Q। Therefore on equating 1 with 2, we get 2 epsilon EA is equals to Q. Therefore E is equals to Q upon 2 epsilon A, and all the Gajnis, Q upon A here is nothing but sigma. So this is going to look like sigma upon 2 epsilon, or it is going to look like sigma upon 2 epsilon naught K, which is the formula for E, infinitely long thin parallel plate. Okay, तो लास्ट लेक्चर में एक डाउट था तुम्हारे डीपीपी में, जिसमें मैंने ये बोला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आएगा, तो वो फॉर्मूला यहाँ से आता है। MCQs on the following topics. Here is a question. You can see the question here. There is a point charge of 8.85 microcoulomb is placed at the center of a cube of side
10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। और यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू देके रखा है। बिफोर वी सॉल्व द क्वेश्चन गाइस, तुमको पहचानना है कि पहले पूछा क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, करेंगे। तो गिवन में तुमको दिखेगा ये बीच में एक प्लस क्यू चार्ज है, साइड उसका दिख रहा है क्यूब। क्यूब के बारे में है, सब कुछ जानकारी तुमको पता है, ठीक है। तो ये चार्ज देके रखा है माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम मतलब 10⁻⁻⁶ कुलम हो जाएगा वो, ठीक है। माइक्रो, हाँ माइक्रो, माइक्रो का सिंबल है म्यू, म्यू सी मतलब माइक्रोकुलम। तो ये कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद में लेंथ 10 सेंटीमीटर देके रखा है, तो लेंथ 10 सेंटीमीटर था, 10 × 10⁻², दैट इज 10⁻1 मीटर करके भी उसको मैं लिख सकता है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं भी दिया तो भी हमको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता होना चाहिए। अब मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। के, अब यहाँ के का बाद बोला है कोई मीडियम है तो के का वो वाला वैल्यू नहीं पड़ेगा, नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट वैक्यूम या एयर हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो के का वैल्यू 1 हो गया यहाँ पे। तो ये इधर पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अभी तो फॉर्मूला पता ही है आपको, क्यू अपॉन गॉस थ्योरम ना। व्हाट इज गॉस थ्योरम? इट्स क्यू अपॉन, ये तो सामने लिखा हुआ है, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। सो जस्ट कैलकुलेट एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। अब डेफिनेटली इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो इसका जो आंसर है ऑब्वियसली नंबर्स देख के तुमको समझ में आ गया है कैसे खाच कुछ कट हो जाता है वो, गेटिंग इट। तो 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर, गेटिंग इट, ये इसका सो कॉल्ड अपना फ्लक्स का यूनिट है। अभी ये क्वेश्चंस कैसे कैसे मॉडिफाई हो सकते हैं, जरा ये ध्यान देना, जरा क्वेश्चन पे जरा ध्यान देना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे से। अभी ये क्यूब है, ठीक है, ये ठहरा है क्यूब तुम्हारा। अभी क्वेश्चन में बोला था यहाँ पे क्यूब में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ठीक है, थ्रू द क्यूब। थ्रू द क्यूब मतलब क्या, पूरा क्यूब था ना। तो पूरा क्यूब के टाइम पे तुमने क्या बोला, टोटल फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ओके। बट अगर मैं पूछता फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस मतलब ईच फेस हो जाता है, ये फेस, तो क्या बोलते तुम क्यू का, तब क्या रहता, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन रहता तभी उसका आंसर। नहीं नहीं, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं ना बेटा, 6 फेस होते हैं ना सर पर वो मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 6 होएगा ना रे, ईच फेस बोला ना, ईच फेस, गेटिंग इट। फिर टोटल निकालेंगे ना। टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन है, ठीक है। और मुझे खाली पर्टिकुलरली एक फेस का पूछा है, हाँ बराबर। एक फेस के लिए मैं डिवाइड करेगा ना, क्या तू ऐसा कर रहा है अभी, सॉरी। या यू शुड बी सॉरी मैन। चल कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये 5 फेस, ठीक है, फ्लक्स थ्रू फेस, ईच फेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अभी अगर उन्होंने पूछा मुझे फ्लक्स थ्रू ईच कॉर्नर, ठीक है, हर एक कॉर्नर के थ्रू पूछा, तो क्या बोलोगे तुम, हर एक कॉर्नर के लिए Q by 8. कितना कितना, क्यू बाई 8 8 epsilon. एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई 8 एप्सिलॉन, ठीक है। कॉर्नर क्योंकि 8 कॉर्नर है ना भैया, तो उसको हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर उन्होंने पूछा फ्लक्स थ्रू ईच एज, फ्लक्स थ्रू ईच एज, Q by 12 epsilon. क्यू बाई 12 एप्सिलॉन, ऐसे ये मतलब समझ रहे, एक ही क्वेश्चन तो एक ही है भाई साहब, गेटिंग इट। 1 2 3 4 वेरिएशन इसमें से आ सकता है। तो मेरा काम है एक वेरिएशन बढ़ाना और बाकी के वेरिएशन समझाना, इनको प्रैक्टिस करना आपका काम है। याद रखो भैया, याद रखो, चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार सिखाया उसके बाद बच्चे को आता नहीं, ऐसा भी हुआ है बहुत बार। अब ये प्रश्न मैं आपको देना चाहूंगा और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 मिनट देना चाहूंगा, ठीक है। एकदम शांतिपूर्वक तीनों केसेस का आंसर एक साथ बताना मुझे, ओके। नहीं आए तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आए तो मजा आ जाएगा भैया, आ गया तुमको तो सही में मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला केस है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन पैरेलल? द गिवन सरफेस इज केप्ट पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कैसे बनेगा, डायग्राम कैसे बनेगा, देखो जरा डायग्राम पे ध्यान दो, ठीक है। ये एरिया वेरिया लिख दिया मैंने, कन्वर्ट कर दिया ऐसा सब एरिया लिख के, ये आई होप अपने को आ जाता है, 12वीं में आते आते हम लोग जीवन में ये पढ़ा तो जरूर सीख लेते कन्वर्ट करने को, ठीक है। तो चलो पहला केस,
पहला केस पैरेलल, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और मेरा सरफेस पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब ds बार कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर जाएगा क्योंकि सरफेस पैरेलल है और सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर ds बार रहता है, तो थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई बार एंड ds बार, तो यहाँ पे थीटा आएगा 90 डिग्री। ओके, थीटा 90 मतलब पहले केस का फ्लक्स का फॉर्मूला में ई और ए 10 करोड़ भी क्यों ना हो, आंसर 0 ही आएगा क्योंकि cos 90 0 होता है। केस 1। केस 2, केस 2 में सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस अगर परपेंडिकुलर है तो ऐसा परपेंडिकुलर होएगा और ds बार ऐसा होएगा और ई बार और ds बार यहाँ पे पैरेलल होएगा, तो थीटा 0 होएगा, थीटा 0 होएगा तो आंसर ई होएगा और आंसर यहाँ पे फाई का 1 आएगा। दिस इज केस 2। केस 3 सबको आता है केस 3 सबको आता है भाई साहब। केस 3 में बोला है कि सरफेस में एक एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ सरफेस मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से तो जो एंगल बनेगा ई बार और ds बार के साथ में दैट वुड बी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है तो उसका आंसर निकल के आएगा cos 60 is 1/2 and that would be 0.5. I hope it got clear. थोड़ा MCQ Sir, इसका question. क्या हुआ स्क्रीनशॉट ले, Question. वो पहले लेना चाहिए था ना। हेलो, डन। Yes, sir. हेलो भैया, पहला MCQ, there is a hollow cylinder which has a charge plus q coulomb within it and phi is the electric flux associated with the curved surface B. What is the flux linked with the plane surface A? वाह क्या सवाल पूछा है, वाह बहुत ही बढ़िया। वो बोल रहा है कि hollow cylinder has charge plus q within it and flux phi जो है phi it is associated with the curved surface B. They are asking what is the flux linked with the surface A. You have 45 seconds to solve the question. Have a look how to solve this question. अभी टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है उसमें से वो है phi, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स जो रहेगा इट वुड बी फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस प्लस वो जो दो सर्कल है A और C उसमें से ना, तो ट्वाइस इनटू फ्लक्स ऑफ द प्लेन सरफेस। अभी टोटल सरफेस जो है, टोटल फ्लक्स जो है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जो हमारा अपना सो कॉल्ड हमारा गॉस थ्योरम है, फ्लक्स फाई इज नथिंग बट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड उन्होंने बोला है कि कर्व्ड सरफेस जो है, कर्व्ड सरफेस उसका फ्लक्स जो है वो है फाई, ठीक है, फिर प्लस ये जो हमारा प्लेन सरफेस का जो फ्लक्स है वो हमको निकालना है, हमको पता नहीं है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। अब इधर से यहाँ से ये फाई उधर जाएगा, माइनस होएगा ना, ठीक है, फाई उधर जाएगा तो ये होएगा Q एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई और ये 2 नीचे जाएगा तो ये कैसे नजर आएगा, ये ऑप्शन डी जैसे नजर आएगा, समझा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी है भाई साहब, ऑप्शन डी है। Now move to the next question. This is the next question here. Electric charge is uniformly distributed along a straight wire of radius 1 mm. The charge per centimeter of the wire is q coulomb. वाह वाह क्या लाइन है, वाह। Charge per centimeter length of the wire is q coulomb. Another cylindrical surface of radius 50 centimeter and length 1 meter symmetrically encloses the wire as shown in the figure. What is the total
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस। गॉस थ्योरम का एक अनोखा यहाँ पे एप्लीकेशन होने जा रहा है। सबसे पहले तो ये जो दिया है चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ, समझ गए रहेंगे ये क्या दिया हुआ है। इट इज लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है, क्यू कूलम पर सेंटीमीटर, गेटिंग इट। और हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला है, ठीक है, तो निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। ये सेंटी कूलम पर सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मैंने मीटर में, तो पता है ना तुमको 100 मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 क्यू हो गया उसका वैल्यू। एंड टोटल फ्लक्स का जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, टोटल फ्लक्स, तो यहाँ पे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, ये तो हमने डायग्राम में भी लिखा हुआ है। टोटल फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इट वुड बी 100 अपॉन 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली, ठीक है। इतना सब तामझाम का जरूरत नहीं है, सीधा तुमको जो सिखाया मैंने फॉर्मूला, ठीक है, तुमको सिखाया हुआ फॉर्मूला है फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू यहाँ पे से निकालने का, क्यू कैसे निकालते हैं, लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल, देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा इनटू एल, ठीक है। तो लैम्बडा का वैल्यू 100 क्यू, एल का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज माय ऑप्शन क्रमांक ए। समझा क्या रे? ए सॉरी, ऑप्शन बी, ए नहीं, 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ऑप्शन बी में है, समझ लो।